हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तो अगर मैं बात करता हूँ लेक्चर नंबर 17 की, तो लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, और इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट द परसेंट यील्ड इज इक्वल टू, एक मिनट की कैमरा थोड़ा एडजस्ट करते हैं। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय theoretical amount of product theoretical amount of product into 100। तो ये मेरे पास क्या था, एक फॉर्मूला था। हमने ये फॉर्मूला बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व अमाउंट टू द प्रोडक्ट टू द थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इनटू 100। ओके, अब परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम रिएक्टेंट लेके अपनी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल अमाउंट में प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, प्रोडक्ट हमें उस अमाउंट में नहीं मिलता है, प्रोडक्ट हमें उससे कुछ अमाउंट में मिलता है। तो इसके लिए हमने डिफाइन करा परसेंट यील्ड, मतलब रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हो गई है पर रिएक्टेंट हमारा कितना अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन। और हमने आपको एक और चीज बोली थी, आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में और याद रखोगे, कौन सा, ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट is equal to percent yield divided by 100 into theoretical amount of product। theoretical amount of product, आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और हमने फिर सेकंड टॉपिक पढ़ा था। व्हाट इज द सेकंड टॉपिक? सेकंड टॉपिक वाज heating of carbonate and bicarbonate of first A and सेकेंड ए ग्रुप और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की आप हीटिंग करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा मैं थोड़ा सा इसे जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि आज जो पूरा लेक्चर मैंने डिजाइन करा है वो न्यूमेरिकल बेस्ड मैंने लेक्चर डिजाइन करा है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस में ये सब कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो, अगर मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट है तो फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास M2CO3। ठीक है, M क्या हो सकता है यहाँ पे, M हमारा हो सकता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था अगर हमारे पास लिथियम का कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट, तो जब आप इसकी हीटिंग करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में CO2 गैस बनाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, चाहे हमारा रुबिडियम कार्बोनेट हो, या फिर हमारा सीजियम कार्बोनेट हो, जब आप इन सब की हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने पे क्या आएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से मैं बता देता हूं फर्स्ट ए के बाइकार्बोनेट। तो फर्स्ट ए के हमारे जो बाइकार्बोनेट होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास MHCO3। ठीक है, जब आप बाइकार्बोनेट की हीटिंग करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सबसे बनेगा हमारे पास कार्बोनेट प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड डे पे। अगर हम सेकेंड डे की बात करेंगे तो सेकेंड डे का जो कार्बोनेट होगा, सेकेंड ए के कार्बोनेट का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है MCO3। जब आप इसकी हीटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एलिमेंट के ऑक्साइड MO प्लस CO2 गैस,
और यहीं पे अगर मैं सेकंड ए ग्रुप के कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सेकंड ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट की बात करता हूँ, बाइकार्बोनेट की बात करूंगा, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा MHCO3 का होल ट्वाइस। और जब आप इसकी हीटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपको कार्बोनेट, कार्बोनेट हो जाएगा MCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। और ये कार्बोनेट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोनेट भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में प्लस CO2। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। जिन बच्चों को अभी इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, एक बार वो लास्ट लेक्चर देखें, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए आज हम पूरा लेक्चर जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस। तो जो हमने लेक्चर नंबर 18 डिजाइन करा है, हमारा लेक्चर नंबर 18 क्या है, एक न्यूमेरिकल बेस लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। A 90% pure sample of calcium carbonate upon its complete decomposition gave 1.78 gram CO2 with 80% yield. Calculate the mass of CaCO3 sample taken. तो आपसे पूछा गया है द मास ऑफ CaCO3 सैंपल टेकन। ठीक है, तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास एक सैंपल है, और सैंपल किसका है, ये CaCO3 का। ठीक है, इस सैंपल का मास गिवन नहीं है, तो मैंने इस सैंपल का मास ले लेता हूं x ग्राम मैंने क्या लिया, इस सैंपल का मास। अब इस CaCO3 की सैंपल के अंदर दो चीजें हैं, एक है हमारे पास प्योर CaCO3 और दूसरा हमारे पास क्या है, इम्प्योर। दूसरा हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटी बोल सकते हो या इम्प्योर CaCO3, जनरली मैं इसे इम्प्योरिटी बोल देता हूँ। दूसरा क्या होगा, इसके अंदर इम्प्योरिटी होंगी। ठीक है, समझ में आया। हमारे पास एक सैंपल है CaCO3, इसका हमें क्या करना है, मास निकालना है। तो मैंने इस सैंपल का CaCO3 के सैंपल का मास ले लिया x ग्राम। अब इस सैंपल के अंदर क्या होगा, एक प्योर CaCO3 होगा, साथ में क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी। जो हमारा प्योर CaCO3 है, इसका मास मैं ले लेता हूं y ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 90% प्योर सैंपल, मतलब जो प्योरिटी है सैंपल की वो 90% है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो प्योर CaCO3 है इसका जो मास है वो सैंपल के मास का क्या है, वो सैंपल के मास का 90% है। ये मैंने इस तरीके से लिखा है, दैट y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा इसको क्लियर लिख देता हूँ, स्ट्रेट लिखता हूँ, यस। सो द y इज इक्वल टू 90% ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, 90% प्योर सैंपल ऑफ CaCO3, मतलब जो CaCO3 का सैंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल है, उसकी जो प्योरिटी है वो प्योरिटी कितनी है, 90% है। अगर मैंने प्योर CaCO3 का मास y ग्राम लिया है, सैंपल का मास मैंने x ग्राम लिया है, तो प्योर CaCO3 का जो मास है दैट इज द सैंपल के मास का 90%। ओके, अब हो क्या रहा है, हमारे पास CaCO3 का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता क्या है, सॉलिड होता है। जब आप इसका डिकम्पोज करोगे तो तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करने पे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। क्या बनेगा हमारे पास, CO2 गैस। तो आपको लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन इट डिकम्पोजिशन गिव्स 1.78 ग्राम CO2। तो डिकम्पोजिशन होने पे जो आपको CO2 मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1.78 ग्राम। इसका मतलब बेटा अगर मैं बात करूं तो CO2 बेसिकली है क्या, CO2 एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट का मास गिवन है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली आपको कौन सा मास गिवन है, ऑब्जर्व मास गिवन है। कौन सा मास गिवन है हमें, ये ऑब्जर्व मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ CO2 लिख लो, ऑफ CO2 गैस आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको 80% का यील्ड भी गिवन है। इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो 80% है। मतलब क्या हुआ, जब CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो थ्योरेटिकली CO2 जितनी मिलनी चाहिए थी उससे क्या मिल रहा है, उसका 80% ही हमें मिल रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे यील्ड ऑफ रिएक्शन, तो क्वेश्चन में यील्ड ऑफ रिएक्शन हमें कितनी गिवन है बेटा, यील्ड ऑफ रिएक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है 80%। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा थ्योरेटिकल मास ऑफ CO2। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ऑब्जर्व मास
of CO2 is equal to percent yield divided by 100 into theoretical mass. Theoretical mass of CO2, चाहो तो आप यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख दो CO2 गैस। ठीक है, तो ऑब्जर्व मास हमें पता है कितना है 1.78, परसेंट यील्ड हमें पता है कितना है 80 डिवाइडेड बाय 100 इनटू थ्योरेटिकल मास हमें निकालना है। तो थ्योरेटिकल मास को मैं T डॉट M लिख देता हूँ। T डॉट M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्योरेटिकल मास ऑफ CO2 गैस। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? द थ्योरेटिकल मास ऑफ CO2 गैस, आप एक बार खुद से कैलकुलेट करो, मैं यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर। ओके, सो 1.78 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ रहा है हमारे पास 2.225 ग्राम। तो बेटा थ्योरेटिकल जो मास आया CO2 का वो कितना आया? 2.25 ग्राम। अगर हम मोल्स ऑफ CO2 निकालें, ठीक है, हम कौन सा क्या निकाल रहे हैं? मोल्स ऑफ CO2। अब कैसे मोल्स निकालेंगे? क्योंकि मैं थ्योरेटिकल मास यूज कर रहा हूं, तो जो ये मोल्स आएंगे वो मोल्स भी कैसे आएंगे? थ्योरेटिकल मोल्स आएंगे CO2 के। तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना आया? 2.225 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास CO2 का होता है 44 ग्राम पर मोल। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 2.225 डिवाइडेड बाय 44 मोल्स। ये हमारे पास आ गया। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। दिस इज द थ्योरेटिकल मोल ऑफ CO2। हमारे पास जो थ्योरेटिकल मोल ऑफ CO2 आया है वो कितना आ गया हमारे पास? 2.25 डिवाइडेड बाय 44, ये हमारे पास आ गया। अब हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? हमने बताया जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट आज तक हमने जो भी पढ़े, चाहे वो स्टोइकियोमेट्री हो चाहे कोई भी हो, जिसमें हम मोलर रेशियो यूज करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो यूज करते हैं, हमेशा हमें थ्योरेटिकली डील करनी है, हमेशा हमें थ्योरेटिकली डील करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? देखो अगेन आप क्या करो, अपनी रिएक्शन लिखो। तो मेरे पास रिएक्शन क्या है? CaCO3 सॉलिड का जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमको मिलता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, आप देखोगे ये केमिकल रिएक्शन कैसी है? मेरे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और जो CO2 के मोल्स बनते हैं वो कितने बनने चाहिए? 2.225 डिवाइडेड बाय 44 मोल्स। थ्योरेटिकली इतने मोल CO2 प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब आप यहाँ क्या लगा सकते हो? स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हो। कैसे? द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, सॉरी मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CO2। आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट CaCO3 और CO2 दोनों का कितना आ रहा है? 1:1 आ रहा है। तो यहां से हमारे पास मोल्स, हमारे पास यहाँ पे मोल्स ऑफ CaCO3 कितने आ गए? 2.225 डिवाइडेड बाय 44 मोल्स। ये हमारे पास क्या आ गए बेटा? मोल्स आ गए। अब हमारे पास CaCO3 के मोल्स आ गए तो हम CaCO3 का मास भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे CaCO3 का मास कितना आ जाएगा? So the mass of CaCO3 is equal to, मास कितना आ जाएगा? मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स आ गए 2.225 अपॉन 44, और अगर आप मोलर मास निकालोगे CaCO3 का तो मोलर मास आता है इसका 100, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल्स। तो ये क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से हमारे पास जो मास ऑफ CaCO3 आया वो कितना आया? वो हमारे पास आया 2.225 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100। एक बार मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं, क्या आ रहा है सॉल्व करने पे? ये आ रहा है 5.05। तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है 5.05 ग्राम। अब आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी है कि ये क्या आया, ये x की वैल्यू है कि y की वैल्यू। बेटा यहाँ देखो, जब CaCO3 का CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जब डीकम्पोजिशन होगा, क्या होगा? डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन होने पे हमें क्या मिलेगी? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मींस जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, उस सैंपल के अंदर जितना प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वही डिकम्पोज होगा, इम्प्योरिटीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब
हमने जो ये मास निकाला है, हमारा ये मास किस चीज का मास होगा, दिस मास इज वाई ग्राम, क्योंकि हमने जो डिकम्पोजिशन कराएंगे वो डिकम्पोजिशन किसका कराएंगे, प्योर CaCO3 का कराएंगे। और प्योर CaCO3 का हमने जो मास लिया है, प्योर CaCO3 का हमने जो मास लिया है वो कितना है, वाई ग्राम लिया। इट मींस हमारी जो कैलकुलेशन अभी हुई है, इस कैलकुलेशन में हमने जो ये निकाला है 5.05 ग्राम, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। ये हमारी किस चीज की वैल्यू है, ये हमारी वाई की वैल्यू आई है। पर क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है द मास ऑफ CaCO3 सैंपल। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मास ऑफ CaCO3 सैंपल, और हमारे पास जो मास ऑफ CaCO3 सैंपल है वो हमने कितना लेके चले, x ग्राम। और x और y में हमने एक रिलेशन लिखा था, क्या लिखा था, y इज इक्वल टू 90% ऑफ x, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपके पास y की वैल्यू है, इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू को यूज करो और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप कैसे लिख सकते हो, 5.05 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 5.61। सो द वैल्यू ऑफ x इज 5.61 ग्राम। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द मास ऑफ CaCO3 सैंपल। जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 सैंपल। आपको इस सैंपल का मास बताना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, आपका जो आंसर आया है मैं आंसर यहाँ लिख देता हूं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कितना आंसर आया हमारे पास, 5.61 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 4 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड। आपके पास क्या है बेटा, पहले मैं बना देता हूं, एक मिक्सचर है, आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर का आपको मास गिवन है। मास कितना है आपको, 4 ग्राम मिक्सचर का मास क्वेश्चन में गिवन है। अब इस मिक्सचर के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक तो है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और एक है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस मिक्सचर को हीट कर रहे हो और हीट करने पे आपको 0.66 ग्राम CO2 गैस मिल रही है। इस मिक्सचर को हीट करने पे आपको क्या मिल रहा है, 0.66 ग्राम CO2 गैस आपको मिल रही है। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर बाय मास। आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल मिक्सचर में परसेंटेज कंपोजिशन पूछी गई है। तो एक काम करते हैं हम, हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट के मैं x मोल मान लेता हूं मिक्सचर के अंदर, और सोडियम कार्बोनेट के मैं बाई मोल्स मिक्सचर के अंदर मान लेता हूं। समझ में आ रही है बात। मैंने क्या करा है, जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है मैंने माना है, लेट अज्यूम, आप लिख भी सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखना चाहो लिख लो, लेट अज्यूम द मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज x मोल एंड द मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज बाई मोल्स। अब होगा क्या, देखो अब जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था हीटिंग ऑफ कार्बोनेट एंड हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट, तो सबसे पहले देखो सोडियम, सोडियम जो है हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ए में क्या क्या थे हमारे पास, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था। तो सोडियम हमारा क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। अब मैंने आपको बोला था जब फर्स्ट ए ग्रुप में अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट लोगे तो लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के कार्बोनेट की अगर आप हीटिंग करोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट लोगे तो बाइकार्बोनेट लेने पे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के जो भी बाइकार्बोनेट है वो अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और CO2 गैस देंगे। तो अगर मैं इस मिक्सचर की बेटा हीटिंग कर रहा हूं, अगर हम क्या कर रहे हैं, इस मिक्सचर की हीटिंग कर रहे हैं, तो हीटिंग करने पे आप समझ सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, Na2CO3 जो सॉलिड है, जब आप इसको हीटिंग करोगे तो मिक्सचर के अंदर सोडियम कार्बोनेट भी है, जब सोडियम कार्बन मिक्सचर की हीटिंग करोगे तो सोडियम कार्बोनेट की भी हीटिंग होगी, और जब सोडियम कार्बोनेट की हीटिंग होगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब आ जाओ सोडियम बाइकार्बोनेट पे। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करता हूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, अब ये क्या मिलेगा, सॉलिड
प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। यहाँ पे देखो बेटा, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सोडियम कार्बोनेट की हीटिंग करने पे कुछ नहीं मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग करने पे ही हमें सोडियम कार्बोनेट और CO2 मिलेगी। अब समझ में हमें यहाँ से ये आया कि जब हमें 0.66 ग्राम CO2 गैस मिल रही है, वो 0.66 ग्राम CO2 गैस कहां से आ रही होगी? जब सोडियम बाइकार्बोनेट हीट हुआ, हीट होके वो सोडियम कार्बोनेट में CO2 में और H2O गैस में कन्वर्ट हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने 0.66 ग्राम ले लिया द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, क्या ये रिएक्शन मेरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? एक बार इसकी बैलेंसिंग चेक करो सब लोग। दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल्स लिए हैं? x मोल्स लिए हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो x मोल्स। ठीक है, तो क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल सकता हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, तो मैं मोल्स ऑफ CO2 भी निकाल सकता हूँ। सो द मोल्स ऑफ CO2 इज मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास 44, यहाँ पे आ जाएगा मोल्स। अब आप क्या लगाओ बेटा? सिंपली स्टोइकियोमेट्री लगा दो। सिंपली जब आप स्टोइकियोमेट्री लगाओगे तो आप लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CO2। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है? 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 कितना है? 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/1। तो वैल्यू पुट करो, 2/1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कितने मोल्स हमने लिए हैं? x मोल लेके चल रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इंटू मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना है हमारे पास? 0.66 डिवाइडेड बाय 44। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.03। सो द वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 0.03 मोल्स। समझ में आ गया? हमारे पास मोल्स कितने आ गए बेटा? 0.03 मोल्स। तो हमारे पास जो मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आया, द मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज 0.03 मोल्स। अब मैं क्या करता हूँ? मोलर मास निकालता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर हम मोलर मास निकालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो ये क्या होगा? आपको मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम पर मोल लिखना पड़ेगा, और जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। तो सोडियम का कितना होता है? 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन होता है हमारे पास 16। तो 16 इंटू 3 कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ग्राम पर मोल। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन 48 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 23 84। तो मोलर मास जो आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का वो आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल। तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें मोलर मास पता है, तो क्या हम सोडियम बाइकार्बोनेट का मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट is equal to mole of sodium bicarbonate into molar mass of sodium bicarbonate। तो वैल्यू पुट कर दो। मोल्स कितने हैं बेटा हमारे पास? 0.03, और मोलर मास कितना है हमारे पास? 84। तो 2.52 ग्राम आ जाएगा, 2.52 ग्राम। सो आपने यहां से क्या निकाला? आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का मास निकाल दिया। मास कितना है? 2.52 ग्राम। तो क्या सोडियम कार्बोनेट का भी मास निकालने की जरूरत है आपको? नहीं। सो द क्योंकि मिक्सचर का मास आपको बेटा गिवन है, तो मिक्सचर के मास में से अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के मास को माइनस कर दोगे तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.48 ग्राम, 1.48 ग्राम। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर बाय मास। तो बेसिकली आपसे मास परसेंटेज पूछा गया है, तो मास परसेंटेज हम निकाल देते हैं। The mass percent of sodium bicarbonate, तो कैसे निकालेंगे हम? मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मिक्सचर, मास ऑफ द मिक्सचर इनटू 100। तो यहाँ से देखो मास कितना है बेटा? 2.52। मिक्सचर का मास हमारे पास कितना है? मिक्सचर है 4 ग्राम, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, इनटू 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारे पास
63%, ये कितना आ जाएगा 63%। सो एंड द मास परसेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये कैसे निकालेंगे बेटा हम? 100 माइनस परसेंट मास ऑफ 100% माइनस, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं, 100% माइनस मास परसेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। तो अब ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37%। 37%। सो दीज आर द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ये हमारे क्या है क्वेश्चन का आंसर है। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था परसेंट कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर बाय मास। तो बेसिकली क्या है, ओरिजिनल मिक्सचर की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हो अपने आंसर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में मास परसेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ये आ रहा है हमारे पास 63% एंड मास परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये हमारे पास आ रहा है 37%। तो बेटा आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट एंड हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट, इसका कितना ज्यादा यूज है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaOH exactly required 7.3 gram of HCl for complete reaction. The mass percent of NaCl in the original mixture. तो ठीक है, आपको एक बेटा एक मिक्सचर गिवन है, तो मैंने एक मिक्सचर बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक मिक्सचर, और इस मिक्सचर का आपको मास गिवन है दैट इज 20 ग्राम। अब इस मिक्सचर के अंदर दो चीजें हैं, एक है हमारे पास NaCl और एक है हमारे पास NaOH। ठीक है, अगर हम NaCl की बात करेंगे तो NaCl क्या है, सॉल्ट, और NaOH की बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली ये क्या है, एक बेस। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस मिक्सचर की रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, HCl के साथ, और HCl भी आप कितना ले रहे हो, 7.3 ग्राम। अब होगा क्या बेटा, जब आप इस मिक्सचर के अंदर HCl डालोगे, HCl डालने पे क्या होगा, जो मिक्सचर के अंदर जो NaOH है वो क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब जो NaOH है वो NaOH और HCl के बीच में क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आप जो HCl इस मिक्सचर के अंदर डालोगे वो सिर्फ NaOH के साथ ही रिएक्ट करेगा, NaCl के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। ओनली किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ। तो रिएक्शन लिख देते हैं हम, तो NaOH, ठीक है, इस रिएक्ट विद HCl, और क्या प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, प्रोडक्ट मिलेंगे NaCl प्लस H2। NaCl प्लस H2 हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। अब हम कह रहे हैं कि फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, ये बेसिकली हो क्या रहा है, कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीट रिएक्शन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट थे वो सब के सब रिएक्टेंट क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर रिएक्टेंट खत्म हो गए इसका मतलब इट इज द केस ऑफ नो LR, या आप बोल सकते हो ऑल LR भी लिख सकते हो, ऑल LR। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट है वो सब रिएक्टेंट क्या हो गए, खत्म हो गए। और रिएक्टेंट खत्म हो गए इसका मतलब अब उस रिएक्शन के अंदर कोई भी LR नहीं है, या फिर इस रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट है वो सब हमारे कैसे हैं, LR है। ठीक है, ये हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट रिएक्शन। अब हो क्या रहा है, देखो सपोज करो मैं एक काम करता हूं कि इस मिक्सचर के अंदर NaOH का मास ले लेता हूं x ग्राम। मैंने कितना ले लिया, NaOH का मास x ग्राम। या फिर एक काम करता हूं, मैं मोल्स के टर्म्स में चलता हूं। मैंने इस मिक्सचर के अंदर NaOH के मोल्स लिए x मोल्स। ठीक है, तो x मोल्स जो होंगे NaOH के वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे विद द 7.3 ग्राम ऑफ HCl, और हमारा क्या फॉर्म करेंगे, NaCl फॉर्म करेंगे और H2O फॉर्म करेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई सम कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आपसे पूछा गया है द मास परसेंट ऑफ NaCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर। आपको मास परसेंट निकालना है NaCl का। तो बेटा यहाँ देखो आपको दो चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो मिक्सचर के अंदर NaCl पहले से प्रेजेंट है। सपोज करो मिक्सचर के अंदर NaCl कितना है, अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूँ, सपोज करो NaCl का मैंने ले लिया y ग्राम मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। NaCl का कितना, y ग्राम मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है।
NaCl का 22 ग्राम मेरा मिक्सचर के अंदर। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखो आप, HCl का आपको मास गिवन है, HCl का हमें क्या गिवन है, मास गिवन है। तो HCl के क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो HCl का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है हमारे पास 36.5। तो अगर मैं मोल्स ऑफ HCl निकालूं, दैट इज मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl, तो मोलर मास कितना आ जाएगा 36.5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.2। सो द मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए 0.2। अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाते हैं तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल ऑफ HCl। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखोगे आप, NaOH का कितना आ गया 1, HCl का भी कितना आ गया हमारे पास 1, दैट इज 1/1। तो यहाँ से हमारे पास मोल ऑफ NaOH दैट इज इक्वल टू x मोल। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 मोल्स, कितनी वैल्यू आ गई 0.2 मोल्स, ठीक है। अब आपको NaOH के क्या मिल गए बेटा, मोल्स मिल गए। NaOH के अगर आपको मोल्स मिल गए तो आप NaOH का मास निकाल सकते हो। सो द मास ऑफ NaOH is equal to mole of NaOH into मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.2, और मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास हो जाएगा NaOH का 40। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे 40 इंटू 0.2 तो ये आ जाएगा आपके पास 8 ग्राम। 8 ग्राम, इसका मतलब बेटा अगर हम इस मिक्सचर की बात करते हैं तो इस मिक्सचर के अंदर NaOH का 8 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। इस मिक्सचर के अंदर NaOH का 8 ग्राम प्रेजेंट है। तो इस मिक्सचर में NaCl कितना होगा, NaCl हो जाएगा हमारे पास टोटल मिक्सचर का मास माइनस मास ऑफ NaOH दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। कितना आ जाएगा ये 12 ग्राम, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 ग्राम। हमसे पूछा गया है द मास परसेंट ऑफ NaCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में अगर मैं मास परसेंट निकालता हूं किसका, NaCl का, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100। तो मास ऑफ NaCl कितना आ गया 12, मास ऑफ मिक्सचर कितना आ गया 20, ये कितना आ जाएगा 100। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60%। क्या आ जाएगा हमारे पास 60%। तो यहाँ पे हम देखेंगे, so what is the answer of this question? The answer of this question is 60%, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन है हमारे पास 39 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम व्हेन हीटेड विद एक्सेस HCl form magnesium chloride, aluminum chloride and hydrogen. The evolved hydrogen collected at 0 degree centigrade has a volume of 44.8 liter at 1 atm. Calculate the composition of alloy. Calculate the composition of alloy by moles. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर से देखो, आपके पास क्या गिवन है, आपको एक अलॉय गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक अलॉय गिवन है, और उस अलॉय के आपको मास गिवन है कितना 39 ग्राम आपको इसका मास गिवन है। अब ये जो अलॉय है, इस अलॉय के अंदर दो चीजें हैं, एक है हमारे पास एल्यूमिनियम और इस अलॉय के अंदर दूसरा जो एलिमेंट है वो है हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस अलॉय को हीट कर रहे हो विद द एक्सेस HCl। तो आपने क्या करा, इसको हीट करा HCl के साथ, वो भी एक्सेस अमाउंट में। तो हो क्या रहा है, दो चीजें फॉर्म हो रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है MgCl2 और साथ में फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है हमारी, इवॉल्व हो रही है। अब जो हाइड्रोजन गैस है, आपने इस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करा कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कौन से प्रेशर पे 1 atm पे। तो बेस देखा जाए तो बेटा ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास, ओल्ड STP कंडीशन हो गई। तो ओल्ड STP कंडीशन पे आपने क्या करा है, इस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करा, इवॉल्व करा। तो इस हाइड्रोजन गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है वो ऑक्यूपाई करा है 44.8 लीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द एल्यूमिनियम बाय मोल्स।
कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय मोल्स, एल्यूमिनियम की कंपोजिशन बतानी है। ठीक है, तो बेटा आप ये देखो, अगर हाइड्रोजन गैस एसटीपी पे 44.8 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू एन इंटू 22.4। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 44.8 इज इक्वल टू एन इंटू 22.4। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स इवॉल्व हुए हैं, 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। ठीक है, अभी मैं पूरा डेटा डिलीट कर रहा हूं, या फिर मैं इतना स्पेस थोड़ा सा डिलीट करता हूं क्वेश्चन कराने के लिए, है ना। अब देख क्वेश्चन समझो, हो क्या रहा है बेटा। सपोज करो मैंने एल्यूमिनियम के ले लिए x मोल्स। ठीक है, एल्यूमिनियम होता क्या है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13Al27, मतलब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27। अगर हम मैग्नीशियम के मैंने लिए y मोल्स, और मैग्नीशियम का जो रिप्रेजेंटेशन होती है, एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास होता है 24। एटॉमिक मास कितना है मैग्नीशियम का, 24। ठीक है, तो अब आपके पास जो अलॉय है उस अलॉय का मास कितना है, 39 ग्राम। तो ये मास कैसे आया होगा, एल्यूमिनियम का मास आप यहां लिख सकते हो, अलॉय का जो मास है 39 ग्राम, ये आया कैसे, मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 39 ग्राम। ओके, अब आप यहां देख सकते हो मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के मैंने मोल्स कितने लिए हैं, एक्स मोल्स। कितने मोल्स लिए हैं, एक्स मोल्स। और एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा, 27 ग्राम पर मोल्स। तो यहां से हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, एक सॉरी इक्वेशन क्या बनेगी, 27 इंटू एक्स, दिस इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम। तो मास ऑफ मैग्नीशियम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इंटू मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के मोल्स कितने हैं हमारे पास, y, और जो मोलर मास है मैग्नीशियम का दैट इज 24 ग्राम पर मोल। तो यहां से रिएक्शन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 24 इंटू वाई इज इक्वल टू 39, मीन्स 27x प्लस 24y इज इक्वल टू 39। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यह समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा बेटा मुझे यहाँ पे स्पेस बनाना ही पड़ेगा, मैं अभी बाद में ये फिर से लिख दूंगा। ठीक है, साइड में। अब हो क्या रहा है बेटा, एल्यूमिनियम जो है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। और मैं क्या करता हूं यहाँ पे इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 3/2। तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस है। एल्यूमिनियम के मैंने अगर x मोल्स लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, 3/2x। नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है एल्यूमिनियम का वो कितना है, 1, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हाइड्रोजन का वो कितना है, 3/2। कितना है हमारे पास, 3/2। ओके, तो यहां से आप देखोगे द मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 3/2 the mole of aluminium, and what is the mole of aluminium, x, that is equal to 3/2 into x moles। समझ में आ गई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के मोल्स पता चल गए। इसी तरीके से क्या होगा बेटा, जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन को मैंने बैलेंसिंग कर दिया, रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। तो मैग्नीशियम के जो मैंने मोल्स लेके चला हूं, बाई मोल्स लेके चला हूं, तो हाइड्रोजन भी कितने मोल्स बनेगी, इस बाई मोल्स से हमारी जो हाइड्रोजन बनेगी वो हाइड्रोजन भी कितनी बनेगी, हमारी बाई मोल्स बनेगी। कितनी बनेगी, हमारी बाई मोल्स। अब क्वेश्चन में देखा जाए, अगर आप यहाँ पे देखो, जब एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो 3/2x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है, 3/2x ऑफ 3/2x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बाई मोल्स ऑफ कितना, बाई मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस, टोटल मोल्स ऑफ H2 गैस कितने आ जाएंगे, 3/2x प्लस y, 3/2x प्लस y।
अब आप देखिए, आपने अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी उसको मैं फिर से बताता हूं। यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन अभी आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको कि हमने जो हमारी हाइड्रोजन गैस है इसको हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM पे कलेक्ट करा है। इसका मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो आपने ओल्ड एसटीपी पे कलेक्ट करा है। और आपको पता है ओल्ड एसटीपी पे जो वॉल्यूम 1 मोल जो गैस होता है, किसी किसी भी आइडिया गैस का जो 1 मोल होगा 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, अगर 1 मोल आइडिया गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो n मोल आइडिया गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू 22.4 लीटर। तो बेटा बी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हाइड्रोजन गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है वो कितना करा है, 44.8 लीटर। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा। कितना n आ गया हमारे पास, 2 मोल्स आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से आपके पास रिएक्शन बन के क्या आ जाएगी, 3y2x प्लस y इज इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है आपके पास, दो अननोन है, तो आप दोनों अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 में 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विद 24, तो कैसे आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 36x प्लस 24y इज इक्वल टू 48। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले इस इक्वेशन में 24 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिली इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करो, तो इक्वेशन नंबर 1 है 27x प्लस 24y इज इक्वल टू 39। आप इसको करो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल करने पे ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5। So the value of y is 0.5। तो बेसिकली x था क्या हमारे पास, x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास कितने आया, 1 मोल्स। और y हमारे लिए क्या था, y हमारे लिए था मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये आया हमारे पास 0.5 मोल्स। इसका मतलब बेटा अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर में जो टोटल मोल्स हैं वो टोटल मोल्स कितने हैं, 1.5। ठीक है, अगर हम लिखें moles present in the mixture that is equal to mole of aluminium plus mole of magnesium। एल्यूमिनियम के मोल आए 1, मैग्नीशियम के मोल आए 0.5, दैट इज इक्वल टू 1.5 मोल्स। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछी गई है कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय मोल्स पूछी गई है। सो द कंपोजिशन परसेंट मोल्स पूछा गया है आपसे, परसेंट मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर इनटू 100। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम बेटा कितने, 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर दैट इज 1.5। तो ये आ जाएगा आपके पास कंपोजिशन कितना आ जाएगा, 66.67%। कितना आ गया, 66.67%। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 66.67%। ठीक है, आपसे पूछा गया है परसेंट मोल ऑफ एल्यूमिनियम, परसेंट मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 4.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ KOH। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं बेस, एंड CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है हमारे पास बेस। रिक्वायर 100 ml HCl सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेटा पूरा का पूरा बेस पूरे के पूरे एसिड के साथ रिएक्ट कर चुका है। रिक्वायर्स 100 ml HCl एक्वा सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये बेटा 100 ml नहीं होगा, 100 ग्राम होगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ।
हाँ, तो ये हमारे पास 100 ml है, पर एक डेटा मिसिंग है। क्या डेटा मिसिंग है हमारे पास, नोट कर लो इसे। 100 ml 1 मोलर HCl एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी इस क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने अलग से ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं वही समझ रहा था कि ml है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन नहीं है। समझ में आया तो मुझे कैसे पता चला क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन नहीं है। अगर सॉल्यूशन मेरा वाटर होता, मतलब वाटर ही होता, तो हम यहाँ पे डेंसिटी 1 ले लेते, पर हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, इसकी डेंसिटी हमें गिवन नहीं है, तो हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है। तो वो डेटा क्या था, मोलैरिटी मिसिंग थी। तो इस जो सॉल्यूशन है HCl सॉल्यूशन, इसकी जो मोलैरिटी है, वो मोलैरिटी कितनी है हमारे पास, 1 मोलर है। तो हो क्या रहा है बेटा, हमारे पास एक मिक्सचर है, तो ये मैंने क्या बनाया, एक मिक्सचर बना दिया। और इस मिक्सचर का जो मास है, वो मास कितना है, 4.2 ग्राम। और इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या है, इस मिक्सचर के अंदर एक तो KOH है, और इस मिक्सचर के अंदर क्या है हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इस मिक्सचर को 100 ml 1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब मिक्सचर की जब मैं HCl एक्वस के साथ रिएक्ट करूंगा तो कितना रिक्वायर्ड है, 100 ml और 1 मोलर कंसंट्रेशन का HCl एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो क्या मैं यहाँ से मोल्स ऑफ HCl निकाल सकता हूँ। बहुत बार मैंने बताया मोल्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, क्योंकि वॉल्यूम मेरा बेटा ml में है तो मोल्स मेरे किस में आएंगे, मिली मोल्स में आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 मिली मोल्स। इसको आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो ये कैसा आ जाएगा, 100 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोल। कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। बेसिकली क्या है, इस मिक्सचर के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको 0.1 मोल ऑफ HCl एक्वस की रिक्वायरमेंट है। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, कि ओरिजिनल मिक्सचर की आप बताइए क्या है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं मान के चलता हूं कि इस मिक्सचर के अंदर KOH के जो मोल्स हैं वो X मोल्स हैं, और CaOH होल ट्वाइस के बाई मोल्स प्रेजेंट। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। रिएक्शन कैसे होगी ये समझो। होगा क्या बेटा, यहाँ पे जो KOH है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एक्वस के साथ, और रिएक्ट करने पे हमें क्या बनेगा, हमारा बनेगा KCl प्लस H2। ठीक है, तो KOH के हमने मोल्स कितने लिए, X मोल्स, तो यहाँ पे आप ले लोगे X मोल्स ऑफ KOH क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, KCl प्लस H2O। अगर आप देखोगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है KOH का और HCl का, तो दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब इनका जो मोल रेशियो आएगा वो भी 1 आएगा। तो इसका मतलब X मोल ऑफ KOH के लिए X मोल ऑफ HCl ही रिक्वायर्ड है। समझ में आई बात, X मोल KOH के लिए X मोल ऑफ KCl ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आप दूसरी रिएक्शन कराइए। जब हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस HCl एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा ये CaCl2 प्लस 2H2। ठीक है, ये क्या बनाएगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब आपने क्या करा, आपने CaOH का होल ट्वाइस जो है इसके मोल्स कितने ले लिए, Y मोल्स। कितने लिए आपने, Y मोल्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या तो स्टोइकोमेट्री लगा लो, स्टोइकोमेट्री लगाओ तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो आ रहा है CaOH का होल ट्वाइस और HCl का, वो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो मोल्स का रेशियो भी कितना आएगा, 1:2 आएगा। क्या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको अगर डाउट हो रहा हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस divided by stoichiometric coefficient of HCl is equal to mole of CaOH का whole twice divided by mole of HCl। तो stoichiometric coefficient कितना है हमारे पास, 1/2। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोल ऑफ HCl निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, और CaOH के होल ट्वाइस के मोल्स हमारे पास कितने, Y, तो ये आ जाएगा 2Y। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2Y। तो बेटा हो क्या रहा है, एक काम कलर चेंज कर देता हूँ, 2Y मोल्स। तो देखा जाए यहाँ पे देख के हमें एक आइडिया लगा कि जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो होगा क्या, अगर हम HCl के मोल्स देखें, फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन द मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज X प्लस 2Y। कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, X प्लस 2Y मोल्स की रिक्वायरमेंट है।
सो और हमारे पास HCl के मोल्स कितने हैं 0.1। तो पहली ये इक्वेशन हमारे पास बनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या बनाना है, x और y में इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। अगर हमें मिक्सचर का मास गिवन है, ठीक है 4.2, तो ये मिक्सचर का मास कैसे आया होगा, दिस इज द मास समेशन ऑफ मास ऑफ KOH प्लस मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू 4.2 ग्राम। अब KOH का मास क्या होगा, द मास ऑफ KOH कैसे लिख सकते हो, मोल्स इनटू मोलर मास। तो KOH के जो मोल्स हैं वो मोल्स कितने हैं x, और मोलर मास आपको निकालना है। तो एक बार क्या करता हूं मैं, मोलर मास लिख देता हूं सबसे पहले। सो द मोलर मास ऑफ KOH इज, पोटेशियम कितना होता है 39, ऑक्सीजन 16 एंड 1 56। सो द मोलर मास ऑफ KOH इज 56 ग्राम पर मोल। और अगर मैं मोलर मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इसका निकालता हूं, तो इसका मोलर मास आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 74। कितना आ रहा है 74 ग्राम पर मोल। ठीक है, मैंने मोलर मास आपको बता दिए। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, द मास ऑफ KOH को लिख सकते हो मोल्स ऑफ KOH इनटू मोलर मास ऑफ KOH 56। और इसी तरीके से मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिख सकते हो आप मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 4.2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 56 की। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 56x प्लस 112y इज इक्वल टू 5.6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे ये आ जाएगा 56x प्लस 74y इज इक्वल टू 4.2। तो ये माइनस 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 ये हो गया हमारा कैंसिल। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 38y इज इक्वल टू 1.4। 1.4 तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास 1.4 डिवाइडेड बाय 38। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1.4 डिवाइडेड बाय 38। अब आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 माइनस 2y। ठीक है, तो ये वैल्यू एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/38। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/38। तो बेटा x और y बेसिकली हमने क्या माने हैं, x और y हमने यहाँ पे माने मोल्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गए हैं मोल्स। तो दिस इज y की वैल्यू भी किस में आएगी, मोल्स में, और x की वैल्यू भी किस में आएगी, मोल्स में। तो हमारे पास x हमने क्या लिया है, मोल्स ऑफ KOH, आई थिंक मोल्स ऑफ KOH को हमने लिया है x, और मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया है y। सो द मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू 1/38 मोल्स एंड मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज 1.5/38 मोल्स। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप मोल परसेंट भी निकाल सकते हो और मास परसेंट भी अब आप निकाल सकते हो। तो बेटा ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मिक्सचर वाले। ठीक है, आज ये है हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन को फटाफट हम जल्दी से सॉल्व करेंगे और आगे फिर आप इसके लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। हमारे पास क्या है, 352 ग्राम ऑफ मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। सफर्ड अ लॉस ऑफ 150 ग्राम ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, द रेजिड्यू ऑन द ट्रीटमेंट विल एक्सेस ऑफ HCl gave 44 ग्राम ऑफ CO2 एट द NTP। कैलकुलेट द वेट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट निकालना है।
बेसिकली आपको क्या गिवन है, आपको एक मिक्सचर गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक मिक्सचर, और मिक्सचर का आपको मास गिवन है, कितना मास गिवन है, 352 ग्राम। अब इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या है वो देखो। इस मिक्सचर के अंदर है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस मिक्सचर के अंदर है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, और इस मिक्सचर के अंदर है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। ठीक है, सफर्ड अ लॉस ऑफ 150 ग्राम ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो बेटा लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा, मैंने एक नोट करके लिखवाया था कि ऑन हीटिंग मास लॉस ऑन हीटिंग टेक प्लेस इन ओपन वेसल। जब आप एक ओपन वेसल में बेटा हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने पे क्या होगा, मास लॉस होगा, और वो जो मास लॉस होता है दैट इज इक्वल टू द मासेस ऑफ द गैस प्रोड्यूस, जो मासेस ऑफ गैस प्रोड्यूस होगी। तो अब हम यहाँ देखो, क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या लेता हूँ, मोल्स कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास x मोल्स है कैल्शियम कार्बोनेट, y मोल्स है मैग्नीशियम कार्बोनेट और z मोल्स है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हो क्या रहा है बेटा, सबसे पहले समझो, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके x मोल्स आपके पास हैं, और जब आप इनकी हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के जो कार्बोनेट होते हैं हीटिंग करने पे क्या देते हैं, ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। समझ में आ गई बात। तो बेटा अब यहाँ देखो, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका स्टोइकोमेट्रिक, ये रिएक्शन बैलेंस है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का और CO2 का, वो क्या है 1:1। इसका मतलब मोल्स रेशियो भी क्या होगा 1:1। तो कैल्शियम कार्बोनेट के x मोल की जब आप हीटिंग करोगे तो वहां से x मोल्स ऑफ CO2 बनेगी। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को, जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है। तो आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग करी तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, साथ में CO2 गैस बनी। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के आपके पास कितने मोल्स थे, 22 मोल्स थे, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है मैग्नीशियम कार्बोनेट में और कैल्शियम को सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में वो 1:1 का है। इसका मतलब मोल रेशियो भी 1:1 होगा। तो y मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की जब आप हीटिंग करोगे तो y मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब हो क्या रहा है, अब हम लेते हैं तीसरा सब्सटेंस सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके हमने ले लिए हैं Z मोल्स। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, सॉलिड होगा। जब आप इसकी हीटिंग करोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग करने पे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग करी मैंने, यहाँ पे क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट बनाया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखो रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। अब यहाँ देखो आप, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट का, H2O गैस बनती है और CO2 भी गैस बनती है। तो H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और CO2 का भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब Z मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीटिंग करोगे तो Z/2 मोल ऑफ हाइड्रो वाटर गैस और Z/2 मोल ऑफ CO2 गैस बनेगी। समझ में आया क्या क्या हो रहा है। जब आप Z मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग करोगे तो Z/2 मोल्स ऑफ कितने, Z/2 मोल्स ऑफ वाटर गैस, और वाटर गैस का मतलब बेटा वाटर वेपर, और Z/2 मोल्स ऑफ CO2 गैस बनेगी। तो अब अभी हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, मास, कलर चेंज कर देते हैं हम ताकि और इजी हो जाए समझना, मास लॉस अपॉन हीटिंग, मास लॉस अपॉन हीटिंग। तो हीटिंग करने पे क्या होगा, मास लॉस होगा। तो मास लॉस अपॉन हीटिंग इज इक्वल टू मास ऑफ गैस प्रोड्यूस, मास ऑफ गैस प्रोड्यूस। अब आप देखिए क्वेश्चन में बेटा क्या हो रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास 150 ग्राम, कितना 150 ग्राम का मास लॉस हो रहा है। तो जो गैसेस बन रही हैं उन गैसेस के मास को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आना चाहिए, 150 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो हम वहां पे ऐड करेंगे। सो 150 इज इक्वल टू, अब बेटा देखो गैस कौन कौन सी बनेगी, दो गैस बन रही है, एक तो CO2 और एक वाटर वेपर। तो CO2 गैस का मास कैसे निकालेंगे, मोल इंटू मोलर मास। तो CO2 गैस के जो मोल्स आ रहे हैं वो मोल्स कितने आ रहे हैं, देखो CO2 गैस के x मोल्स पहले कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग पे बनेंगे, y मोल्स मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग पे बनेंगे, और Z/2 मोल्स
सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग पे बनेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल मोल्स कितने हो गए, x प्लस वाई प्लस जेड बाई टू, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44। अब आप देखो वाटर, वाटर वेपर जो बन रहा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग पे ही बन रहा है, और कितने मोल्स बन रहा है बाई जेड बाई टू, और वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है हमारे पास 18। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको बोल देता हूं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 150 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू इंटू 44 प्लस जेड बाई टू इंटू 18। अब हो क्या रहा है बेटा, क्वेश्चन को आगे रीड करो। हो क्या रहा है, द रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब होता है जो कुछ बचा हुआ है। जब आप रेजिड्यू की ट्रीटमेंट कर रहे हो विद द एक्सेस HCl के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2 मिल रही है एनटीपी पे। आपको 44 ग्राम ऑफ CO2 मिलती है, एनटीपी होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, क्योंकि ये तो गैसेस हैं, हमारे पास मिक्सचर में बचेगा क्या, जब आप इस मिक्सचर की, इस वाले मिक्सचर की, या फिर मैं इसको और अच्छे से बताता हूं, जब आप इस मिक्सचर की हीटिंग करोगे, तो हीटिंग करने पे कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करोगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग करोगे, तो जो गैसेस बनी वो गैसेस तो हमारी क्या हो गई, स्केप आउट हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, मास लॉस हो गया। तो हमारे पास मिक्सचर में क्या क्या बचेगा, मिक्सचर में हमारे पास बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आप यहां लिख सकते हो आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग रेजिड्यू ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर का जो रेजिड्यू है वो क्या क्या है, रेजिड्यू ऑफ मिक्सचर, तो क्या क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉलिड। तो फिर से मैं यहाँ मिक्सचर बना देता हूं, ये मेरे पास एक मिक्सचर है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, हमारे पास जो ये मिक्सचर है, अब इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या होगा वो हमें समझना है। इस मिक्सचर के अंदर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो मैं लिख रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और होगा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस मिक्सचर का ये क्या है, बेसिकली मिक्सचर का ये रेजिड्यू है, और इस मिक्सचर के रेजिड्यू का अगर हमें मास निकालना है तो क्या हम मास निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा ये देखो मिक्सचर का जो मास था वो कितना था 352 ग्राम, और क्या हुआ है 150 ग्राम का लॉस हो गया। तो 150 ग्राम का जो लॉस हो गया, इसका मतलब रेजिड्यू का अगर मैं मास निकालूं तो रेजिड्यू का मास कितना आ जाएगा 202 ग्राम, रेजिड्यू का मास कितना आ जाएगा 202 ग्राम। अब इस रेजिड्यू को आप क्या कर रहे हो, HCl के साथ ट्रीट कर रहे हो, और HCl के साथ ट्रीट करने पे क्या हो रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस रेजिड्यू में से जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले। HCl के साथ रिएक्ट क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, HCl के साथ, तो रिएक्ट करने पे बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। अब मैं रिएक्शन की कर दी मैंने बैलेंसिंग, तो क्या क्या बनाया, NaCl बनाया, CO2 बनाया और H2O बनाया। और कितना CO2 बना रहा है, 44 ग्राम, कितना CO2 बना रहा है 44 ग्राम। अब मोल्स भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि CO2 का मोलर मास 44 होता है, तो कितने मोल CO2 बना रहा है, 1 मोल CO2 बना रहा है। अब आप यहाँ देखो बेटा, बेसिकली इस रेजिड्यू के अंदर सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं बता सकते हो, बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, यहाँ देखो, जो मेरा रेजिड्यू है इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट के मोल्स अगर मैं निकालूं तो मोल्स कितने आ जाएंगे, ZY2 मोल्स ही आ जाएंगे। क्यों, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, 2:1 है, तो मोल्स का रेशियो भी कितना आएगा, 2:1 आएगा। इसका मतलब Z मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से ZY2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। तो इस रेजिड्यू मिक्सचर के अंदर सोडियम कार्बोनेट के हमारे पास कितने मोल्स हैं, ZY2 मोल्स हैं, कितने, ZY2 मोल्स। तो यहाँ पे आप ले लो ZY2 मोल्स। अगर मैं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लगाऊं
तो स्टोइकियोमेट्री देखो, सोडियम कार्बोनेट क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और CO2 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। इसका मतलब जो मोल रेशियो होगा, द मोल रेशियो ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय द मोल रेशियो ऑफ CO2, ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब ZY2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू आ गई, Z कितना आ गया हमारे पास, 2 मोल्स आ गया। यहाँ से हमारे पास बेटा Z की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 मोल्स आ गई। तो क्या अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन को, बाकी हमें x और y की वैल्यू तो निकालनी है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द वेट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मोल्स मिल जाएंगे तो मोल्स की मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा और वहां से मुझे वेट मिल जाएगा। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। तो मैं क्या करता हूं बेटा, आपको देखो कुछ इक्वेशन दिख रही होंगी, आपको एक तो इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1। अरे ये सीधा नहीं बना पा रहा हूं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। z की वैल्यू आपको पता है, पर हमारे पास अननोन कितने हैं, 3 अननोन है, x y z। तो मुझे एक तीसरी इक्वेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तीसरी इक्वेशन बेटा मैं कैसे बनाता हूं, तीसरी इक्वेशन आप कहीं से बना सकते हो, चाहे मिक्सचर का मास, चाहे आप ये वाला यूज करके बना लो तीसरी इक्वेशन, चाहे आप रेजिड्यू मिक्सचर का मास यूज करके ये वाली इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मिक्सचर का मास यूज करके इक्वेशन बनाता हूँ। एक बार बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स हमें पता है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स हैं x मोल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम मोलर मास निकालें तो मोलर मास हो जाएगा 100। तो यहां से आप लिख सकते हो मास कितना आ जाएगा, 100x ग्राम। समझ में आ गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स कितने y, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 84। तो यहां से मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा, 84 बाई ग्राम। और अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जो मोल्स हैं वो आपके पास Z है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 84 है। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 84 Z ग्राम, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट का चेक करता हूँ, 84 आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 100x प्लस 84y प्लस 84z इज इक्वल टू 352। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में z की वैल्यू पहले पुट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 एक बार यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास 100x प्लस 84y प्लस 84z इज इक्वल टू 352। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में z की वैल्यू पुट करो। इक्वेशन पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 की बात करेंगे बेटा, तो इक्वेशन 1 में की बात करेंगे तो इक्वेशन 1 में z की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इंटू 44, x प्लस वाई इंटू 44 प्लस 44, और यहाँ पे आ जाएगा ZY2 की जगह आ जाएगा 2y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 18 इज इक्वल टू 150 प्लस 18 इज इक्वल टू 150। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये आपके पास 44 प्लस 18 150 माइनस आंसर एट 88 डिवाइडेड बाय 44। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 में z की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 100x प्लस 84y इज इक्वल टू 84 इंटू 2 एंड 352 माइनस 184, कितना आएगा बेटा 184, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो आप क्या करो, इक्वेशन 4 में 100 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 5 को माइनस करो। सो द इक्वेशन 4 इंटू 100 माइनस इक्वेशन 5। अब तो पूरा मैथ है, इसमें और कुछ है नहीं, फटाफट मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 100x
प्लस 84y इज इक्वल टू 184। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, माइनस करा, तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 माइनस ऑफ दिस। तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 1। सॉल्व करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और y की वैल्यू 1 आ रही है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। अब आपको x y z की वैल्यू पता चल गई, x y की वैल्यू 1 है और y z की वैल्यू 2 है। तो ये आ रहा है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल। इसका मतलब मास कितना हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा, 100 ग्राम। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, y की वैल्यू आई है हमारे पास 1 मोल। सो द मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज 84 ग्राम। ठीक है, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 मोल। सो द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज 168 ग्राम। यही आपसे पूछा गया था। कैलकुलेट द वेट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आपको क्या बताना है, वेट बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूं। सो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम, weight of magnesium carbonate is 84 gram, and weight of sodium bicarbonate is 168 gram. This is the answer of this question. gram, this is the answer. ठीक है, तो बेटा इस तरीके से क्या है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, आपको समझ में आना चाहिए कि हीटिंग करने पे मास लॉस हो रहा है, इसका मतलब हीटिंग कहाँ हो रही है, ओपन वेसल के अंदर हो रही है। मास लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी गैस प्रोड्यूस होगी वो गैस क्या हो जाएगी, स्कैप आउट हो जाएगी, इसकी वजह से मास क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास की अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। बिल्कुल हम बेटा अपने मोल कॉन्सेप्ट सीरीज के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। सिर्फ इस लेक्चर के बाद आपके 3 लेक्चर बचेंगे, जिसमें थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी के 3 टॉपिक बचेंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जो नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। उसके बाद आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसके ऊपर भी मेंस में क्वेश्चन आए हैं, दिखाऊंगा मैं। और फिर लास्ट थर्ड टॉपिक है आपका यूडियोमेट्री। तो 3 टॉपिक हमारे अब बचे हैं, 3 क्लासेस अब हमारी बची हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, लाइफ को एंजॉय करो। अगर आप तुमको लगता है कि इन वीडियो लेक्चर से तुमको फायदा है, देखो बेटा एक चीज मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बताऊंगा, ये वीडियो लेक्चर हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत लंबे लंबे वीडियो लेक्चर मैंने बनाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन वीडियो लेक्चर को करने के बाद, अगर आप ये 21 लेक्चर का ये सीरीज आएगी मोल कॉन्सेप्ट की, अगर आपने ये 21 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के पढ़ लिए अच्छे से, तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता तो 1 घंटे में वीडियो बनाता, उसमें कैप्शन लगाता कि 1 घंटे में सीखिए मोल कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं सीख पाते तुमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुमको बोरिंग आ रही है, तुमको मजा नहीं आ रहा है, तो ये इसका मतलब तुम सही ट्रैक पे हो। तुम मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहे हो। और अगर अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो ये मान के चलो कि तुम्हें पढ़ाई में कभी भी बोरिंग ही रहेगी। जब जब पढ़ाई में बोरिंग आए, समझ जाओ बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। मैं आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और जितना मैक्सिमम क्या 100% जितना सिलेबस है वो तो कंप्लीट करूंगा, एक्स्ट्रा और आपको पढ़ाऊंगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन इधर से उधर आ जाए तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर उसको सॉल्व कर सको। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन कीजिए, और एक बार ये पूरी लेक्चर सीरीज अगर आप देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपने किस लेवल का ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टाटा बाय बाय, वंस अगेन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।